नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं दीपक बघेल। आप है मेरे साथ क्लास 12th की ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर पढ़ने के लिए। फर्स्ट मुंह से निकल गया, लेकिन चैप्टर है सेकंड। ठीक है, नाम क्या है? विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि विश्व की जनसंख्या पूरे विश्व में किस प्रकार से निवास करती है, किस प्रकार से रहती है ना। और क्या पढ़ेंगे इसके बाद? वितरण। वितरण क्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या पूरे विश्व में फैली हुई है। और फिर घनत्व भी पढ़ेंगे कि घनत्व का मतलब क्या होता है कि डायवर्सिटी और डेंसिटी किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। और इसके बाद फिर पढ़ेंगे वृद्धि की जनसंख्या वृद्धि कहते किसे हैं, वृद्धि होती कैसे है, उसके बारे में। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और पढ़ते हैं इस चैप्टर को। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अब आपको ये मैप जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। असल में ये जितने भी आपको ज्यादा डार्क दिखाई पड़ रहे हैं रेड कलर वाले, वो बहुत ही ज्यादा आबादी वाले देश हैं, यानी इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। भारत देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेड कलर का है, तो इसलिए भारत की आबादी सबसे ज्यादा है। इसके बाद भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, इनकी भी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ये देखो इंडोनेशिया, ये जितने भी हैं एशिया में, खास करके ये पूरा एरिया एशिया का है, यानी कितनी ज्यादा आबादी रखता है अपने पास। और एशिया के केवल 6 देश ऐसे हैं जो विश्व की बहुत बड़ी आबादी अपने पास रखते हैं। अगर कहा जाए कि टॉप के 10 देश जो विश्व की सबसे ज्यादा यानी 60% आबादी रखते हैं, यानी टॉप 10 देश कितनी आबादी रखते हैं? 60%। यानी विश्व की टोटल आबादी का कितना? 60%। अभी जो 60% आबादी केवल विश्व के 10 देश रखते हैं, और उनमें से भी इन 60% जो आबादी है, इसमें से जो 10 देश हैं, उसमें से 6 देश कहां पड़ते हैं? ये 6 देश एशिया में हैं। कहां है? एशिया में। कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा आबादी किसकी है वर्तमान में? तो भारत की है भाई। किसकी है? भारत की। तो ये रहा नंबर 1। नंबर 2 कौन आता है? तो चाइना। इसके अलावा फिर अमेरिका को ले लेते हैं। ये रहा अमेरिका का हिस्सा। अमेरिका के पास आबादी तो है ज्यादा, लेकिन उसके पास डेंसिटी कम है, यानी क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। आबादी के लिहाज से क्षेत्रफल ज्यादा है। फिर उसके बाद आते हैं और भी कई सारे देश, जैसे इंडोनेशिया आता है। फिर उसके बाद और भी कई सारे देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारे देश आते हैं। तो इसमें जो 6 बड़े देश हैं आबादी वाले, वो केवल एशिया से ही आते हैं। इसका मतलब यह है कि एशिया में आबादी ज्यादा निवास करती है। एशिया में आबादी ज्यादा निवास करती है। क्या आबादी किसी देश की एक समस्या है? क्या आबादी वास्तव में किसी देश के लिए समस्या है या नहीं? अगर आबादी को एक समस्या माना जाएगा तो सच में वो समस्या है, और अगर आबादी को या जनसंख्या को आप टैलेंट समझोगे तो वो आपके लिए 140-142 करोड़ जो भी आबादी है, वो आपके लिए टैलेंट हब है। जरूरत है उस टैलेंट को क्रिएट करने की, जरूरत है उस टैलेंट को स्किल्ड करने की, यानी सिखाने की लोगों को। तो अगर हम 140 करोड़ आबादी के साथ नंबर 1 पे आते हैं, तो हम उसमें से अगर 40 करोड़ भी स्किल्ड लेबर बना पाए, तो भी वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा हब बन जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कैसे क्या। तो जनसंख्या बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए, और ऐसी जनसंख्या तो बहुत ज्यादा जरूरी है जिसमें आबादी युवाओं की ज्यादा हो, यानी काम करने वाले लोगों की आबादी ज्यादा हो, तभी उस देश का विकास हो पाता है। इसीलिए तो एक बहुत बड़े एक लेखक हुए, उनका नाम था राल्फ वाल्डो इमर्सन। उनके द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी गई, कुछ कविताएं लिखी गई, जिसमें वो कहते हैं, स्वर्ण से नहीं बल्कि स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र महान और मजबूत बनता है। एक राष्ट्र महान और मजबूत बनता है जो कष्ट झेलते हैं। देखो ये लिखी है ना राल्फ वाल्डो इमर्सन। स्वर्ण से नहीं, स्वर्ण मतलब गोल्ड, सोने से नहीं बल्कि केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। यानी स्वर्ण से नहीं बल्कि स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है, सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं, सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जब अन्य निद्रा मग्न होते हैं, यानी जब सोए रहते हैं सब लोग, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य सभी भाग खड़े होते हैं, यानी सभी लोग जो साहस दिखाते समय भाग जाते हैं, लेकिन जो लोग खड़े रहते हैं, तो ऐसे ही लोग राष्ट्र के स्तंभों में गहरी नींव डालते हैं और उसे आकाश तक ऊंचा उठाते हैं। यानी
जापान एक ऐसा देश है जिसके पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ना उसके पास बड़े मैदान है जहां पर वो खेतीबाड़ी कर पाए, ना ही उसके पास लोहा है, ना ही उसके पास कोयला है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड पे नंबर 1 पे आता है, क्योंकि वहां के स्त्री और पुरुषों ने अपना टाइम रिसर्च पे दिया है, रिसर्च पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, उन्होंने टाइम लगाया है उस पर, और उस टाइम को लगा करके उन्होंने अपने लिए एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, और वो टेक्नोलॉजी के दम पर पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है। इतना ज्यादा अच्छा देश जो शांति प्रिय, पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 परमाणु बमों का जो उसने विनाश झेला, उसके बाद भी आज भी नंबर 1 पे आता है टेक्नोलॉजी के मामले में। हम आज जो बुलेट ट्रेन चलाने की सोच रहे हैं कि हमारे देश में भी बुलेट ट्रेन चलेगी आने वाले 2 साल बाद, लेकिन जापान ये काम आज से कई साल पहले, लगभग 40 साल पहले कर चुका है। ठीक है, चाइना हमसे पहले कर चुका है, आज वहां पर 350 नहीं बल्कि 500 किलोमीटर की रफ्तार के लिए ट्रेन बनाई जा रही है। ठीक है, हम अभी जहां सोच रहे हैं वो लोग वो कर चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह है कि वहां के स्त्री और पुरुषों ने उसके लिए काफी मेहनत की है अपने देश को इस लेवल तक ले जाने के लिए। समझ में आया? तो संसाधनों का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करना और उनसे चीजें बनाना और उससे अपना विकास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट होना चाहिए। आगे अगले एक और आपके भूगोलवेत्ता है, नाम है जॉर्ज वी क्रेसी। जॉर्ज वी क्रेसी क्या कहते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं, यानी सेम इस तरीके से समझ लीजिए कि 90% लोग एशिया में 10% भाग पर रहते हैं, क्षेत्र पे रहते हैं, और जो बाकी के 10% लोग हैं, अब 10% लोग हैं वो 90% भाग पे फैले हुए हैं, 90% क्षेत्र पे फैले हुए हैं, यानी उल्टा है। यानी बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये इन्होंने कहा था जॉर्ज वी क्रेसी ने। 21वीं सदी जब शुरुआत हुई थी, 21वीं सदी का मतलब है सन 2000 की शुरुआत जब होती है, तब विश्व की जो आबादी मापी गई थी तो पूरे वर्ल्ड की आबादी लगभग 600 करोड़ से अधिक थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 2026 के आंकड़ों के अनुसार, तो आबादी लगभग 800 करोड़ से भी पार हो चुकी है। कितनी पार हो चुकी है? पूरे विश्व की आबादी 800 करोड़ से भी ज्यादा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? जनसंख्या वितरण क्या है। अब जनसंख्या वितरण पे बात कर लेते हैं। अब आपको देखो पूरा जनसंख्या काफी ज्यादा हॉटस्पॉट दिखाई दे रहा होगा कि इतने सारे लोग एक ही फोटो में काफी ज्यादा है। अब ये जनसंख्या वितरण होता क्या है? अब हम रहते किस पे? जमीन पे रहते हैं, भूतल पे रहते हैं, यानी भूपृष्ठ पे रहते हैं। मान लीजिए पूरा भूपृष्ठ है और भूपृष्ठ पर लोग, कई सारे लोग अमेरिका में, कई सारे लोग भारत में, कई सारे लोग चाइना में, कोई अफ्रीका में, यानी पूरे भूपृष्ठ पे अलग अलग प्रकार से वितरित है, अलग अलग प्रकार से फैले हुए हैं। तो लोग भूपृष्ठ पर जिस प्रकार से फैले हुए हैं या जिस किसी भी प्रकार से निवास करते हैं वही जनसंख्या वितरण कहलाता है। क्या लिखा है? भूपृष्ठ पर लोग जिस प्रकार वितरित हैं या निवास करते हैं वह जनसंख्या वितरण कहलाता है। अब मोटे तौर पर विश्व की लगभग 90% जनसंख्या मात्र 10% भूभाग पर रहती है। ये जो वही जॉर्ज वी क्रेसी का सिद्धांत है, भूभाग पर निवास करती है, और 10% सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं जिनमें 60% आबादी रहती है। यानी 10 केवल एक ऐसे देश हैं, 10 देश जिनमें 60% आबादी रहती है पूरे विश्व की। अब ये 10 देश कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया, भारत, चाइना और अमेरिका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मैक्सिको और रशिया। इसके अलावा और भी एक आध देश हैं, ठीक है, उनमें आबादी ज्यादा निवास करती है। तो इसका मतलब यह है कि ये आबादी के लिहाज से 10 बड़े देश हैं, जिनमें से 6 देश तो ऐसे जो एशिया में निवास करते हैं। तो कौन कौन से, उन पे भी बात कर लेते हैं। देखिए जरा अगला क्या है, ये आपके देखो जरा 2020 के आंकड़ों के अनुसार है तो चाइना नंबर 1 पे लिखा है ना, नंबर 2 पे भारत लिखा है। अगर अब हम ये आंकड़े, वर्तमान आंकड़े देखें वर्तमान में, तो केवल एक देश शिफ्ट हो जाएगा, नंबर 2 पे चाइना आ जाएगा और भारत नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नए आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो आप क्या लिख सकते हो? वर्तमान में भारत नंबर 1 पर है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। ठीक, आगे इसके बाद सारे नंबर 2 नंबर 3 पे चले जाएंगे। अब भारत नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे चाइना आ गया, फिर उसके बाद नंबर 3 पे
अमेरिका आ जाएगा नंबर 4 पे, और इंडोनेशिया आ जाएगा। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, ठीक है, याद रखना। आगे, अरे बैक हो गया, बैक की हो गया भाई। चलो, इंडोनेशिया नंबर 4, ब्राजील नंबर 5 पर आता है, 6ठे नंबर पे पाकिस्तान, 7वें नंबर पे नाइजीरिया, 8वें नंबर पे बांग्लादेश, फिर 9वें नंबर पे रूस और 10वें नंबर पे मैक्सिको। अब इनमें से एशिया में कौन कौन पड़ता है उस पर बात करते हैं। उपरोक्त में से 6 देश एशिया महाद्वीप के हैं, यानी एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा आबादी रहती है। वर्तमान में भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, नीचे लिखा हुआ भी है। आगे देखिए, आगे क्या है। एशिया में चाइना पड़ता है, तो ए बना देता हूं यहां, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है भारत, ये भी एशिया में ही है। इंडोनेशिया भी एशिया में ही है, पाकिस्तान भी एशिया में है, बांग्लादेश भी एशिया में है। तो 4 तो इधर ही हो गए, नहीं हो गए? इतना समझ में आ रहा है ना आपको? आगे देखिए जरा, इसके बाद और कौन सा है एशिया में? रूस, क्योंकि रूस का बहुत बड़ा क्षेत्र एशिया में लगता है, इसीलिए रशिया यहां पर आ गया। तो इसका मतलब यह है कि बाकी के अगर ये 4, 1, 2, 3 और एक चौथा मैक्सिको, इन्हें हटा दिया जाए तो बाकी के 6 देश ऐसे हैं जो एशिया में हैं, टॉप 10 कंट्री में शामिल है। इतनी आबादी एशिया में निवास करती है। समझ में आ रहा है इतना? आया आपको समझ में वाला चीज? आगे बढ़ता है, नहीं आया तो बता देना, ठीक है। अब ये एक ग्राफ है जो आपको बता रहा है कि वर्ल्ड की जो आबादी है वो किस प्रकार से किस देश में ज्यादा निवास करती है। देखो चाइना, और ये पुराने आंकड़े, अभी के ताजे आंकड़े नहीं है, ठीक है। चाइना यहाँ पे नंबर 1 पे दे रखा है, इंडिया नंबर 2 पे दे रखा है। अब सेम कंडीशन, इधर इंडिया रख दो, यहाँ पर चाइना रख दो, बस यही बदल गया, बाकी पूरा ये चार्ट दे रखा है जो वही 10 देश बता रखे हैं टॉप के, जो मैंने अभी वहां पे पढ़ाए थे आपको। यूएस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद ये रशिया, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी सारे दे रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उन पे बात करेंगे। जनसंख्या वितरण क्या है? तो भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से निवास कर रहे थे, तो वो सभी कारक, तो वो क्या कहलाएंगे, उन पे बात करते हैं। जनसंख्या वितरण तो सिर्फ इतना ही था कि भौगोलिक क्षेत्र पर, यानी कि भूपृष्ठ पे लोग जिस प्रकार से भी निवास कर रहे हैं वही जनसंख्या वितरण था। अब एक बात बताइए कि भारत में आबादी ज्यादा क्यों रहती है, और भारत में भी केवल नॉर्थ इंडिया में आबादी ज्यादा क्यों है? साउथ इंडिया में देखोगे तो आबादी कम है, नॉर्थ इंडिया में खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में है आबादी, फिर पंजाब और हरियाणा, ये वो क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है पता आपको? सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर एक तो नदियां हैं, गंगा, यमुना, इसके अलावा उनकी बहुत सारी सहायक नदियां, फिर यमुना की भी 5 बड़ी सहायक नदियां, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ठीक है। इसके अलावा कोसी, गंडक, घाघरा और भी बहुत सारी नदियां जो इस पूरी भूमि को अपने जल से प्रवाहित करती हैं। उसी तरीके से पंजाब में बहुत सारी नदियां हैं, हरियाणा में भी बह करके आती हैं। तो इन नदियों ने क्या किया, इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसा मैदान में बना दिया, एक ऐसा मैदान बना दिया जहां पर बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अब पानी उपलब्ध है 24 घंटे, यानी 24 घंटे मतलब 12 महीने पूरे, क्योंकि सारी नदियां कैसी हैं? 12मासी हैं। पानी कहां से आ रहा है? हिमालय से आ रहा है, बर्फ के पिघलने से। तो 12मासी नदियों के आने से हुआ क्या कि ये पहाड़ से उतरती हुई आती हैं, तो उपजाऊ मिट्टी अपने साथ बहा करके लाती है और गाद हर साल निकालती हैं, जिसकी वजह से होता है कि ये जो मिट्टी बना करके भेजती है, जलोढ़ मृदा जिसे कहते हैं आप, ये जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है फसल उत्पादन के लिए। किसके लिए? अब फसल उत्पादन के लिए मिट्टी आपको उपजाऊ मिल गई, पानी आपके पास है ही। अब किसान किस चीज का वेट कर रहा है? हल उठाए, खेत को जोत दे, बीज डाल दे और फसल उत्पादन कर ले। यही कारण था कि इस पूरे क्षेत्र में आबादी ज्यादा निवास करती है आदिकाल से ही, शुरुआत से आबादी ज्यादा क्यों निवास करती है? क्योंकि रोजगार मिल गया ना। सबसे पहले पानी मिल गया, उपजाऊ मिट्टी मिल गई, उपजाऊ मिट्टी मिल गई तो खेतीबाड़ी होने लगी, खेतीबाड़ी होने लगी तो लोग यहाँ निवास करने लगे। अब आपने कभी सोचा है कि राजस्थान का जैसलमेर वाला जहां रेगिस्तान होता है वहां पर आबादी कम क्यों है? क्योंकि सर पानी नहीं है इसलिए। आपको पता है सबसे ज्यादा इंडिया में अमीर लोग कौन है? पता है? भारत के जितने भी ज्यादा अमीर लोग हैं ना, वो पता है कहां से? एक ही जगह के हैं वो, और सबको एक ही नाम से ट्रीट करते हैं, मारवाड़ी। क्या कहते हैं?
मारवाड़ी। और ये सारे कहां से आए हुए हैं? सारे वही पश्चिमी राजस्थान से आए, ठीक है, जहां पर पानी की बूंद उपलब्ध नहीं होती है। काफी दूर से जो महिलाएं पानी भर के लेकर आती हैं, उन्होंने, उनकी प्रकृति ने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो, उन्होंने पता खाने के लिए अलग अलग चीजें बना दी। आप सोच नहीं सकते वो उन सब चीजों का वो खाना खाते हैं, अचार डाल लेते हैं, ठीक है। करील समझते हो? करील, करील का पेड़ होता है, उस पर एक छोटे छोटे फल लगते हैं, छोटे छोटे फल टाइप के, ठीक है ना, बेर टाइप के होते हैं देखने में, हरे हरे से, उनका वो अचार डाल के खाते हैं, पता आपको, ठीक है। सांगरी समझते हो? सांगरी जो पेड़ पे लगती है, बबूल के पेड़ पर, उसका अचार डाल के खाते हैं, कड़ी बना के खाते हैं, ठीक है ना। मिट्टी में तासीर कुछ ऐसी है कि लोग अपने आप उस मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहते, मजबूरी है। एनवायरनमेंट ने इतनी ज्यादा वहां पर कष्ट दे रखा है कि रेगिस्तान है, गर्मी पड़ रही है, पानी की बूंद नहीं है, फिर भी लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मिट्टी में वफादारी है। समझ में आया? मिट्टी में वफादारी है। खैर छोड़िए वो सब बातें, आगे बढ़ते हैं। अब आबादी क्यों निवास करती है, उसके पीछे रीजन बताते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी उपजाऊ, पानी उपलब्ध और फसल उत्पादन। इसलिए शुरुआत में जितनी भी आपको देखते हो सभ्यताएं, जितनी भी सभ्यताएं आपने 11th में ही पढ़ी होंगी, 12th में भी पढ़ी हैं, अब आपने कई सारी हिस्ट्री में सभ्यताएं पढ़ी हैं बाबू, उसमें से एक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई, जिसमें आपने मोहनजोदड़ो पढ़ा, जिसमें आपने चहुंदड़ो पढ़ा, है ना। इसके अलावा बहुत सारी सभ्यताएं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो रावी नदी के किनारे, है ना, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है या नहीं है। इसके अलावा अब आप देखते हो और भी कई सारी जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले एरिया में है, वो भी किसी न किसी नदी के किनारे हैं। अब अपने ये इंडिया वाले एरिया को छोड़ दिया जाए तो हम इससे बाहर जाएं, यानी विश्व की दूसरी सभ्यताएं, तो नील नदी की सभ्यता, जिसे आप मिस्र की सभ्यता कहते हैं, वो नील नदी के किनारे बनी थी, नहीं बनी थी। इसके अलावा एक और सभ्यता है जो आपने 11th में पढ़ी, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी थी। दजला और फरात दो नदियों के बीच में स्थित क्षेत्र को क्या कहा गया? मेसोपोटामिया, क्योंकि उपजाऊ भूमि थी ना, मेसो प्लस पोटामिया, तो दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक। तो वो भी कहां पर बनी? नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि मानव को जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जल, जल नहीं तो कल नहीं, और जल है तो सब कुछ है। तो जल जरूरी है जीवन जीने के लिए। तो इसके लिए अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब कारकों में भी पढ़ेंगे तो पहले भौगोलिक कारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक क्या होते हैं? जो आपके वातावरण से संबंधित हो, जो आपके पर्यावरण से संबंधित हो, आपके भूगोल से संबंधित हो। कौन कौन से हैं? तो जल की उपलब्धता, मतलब जल जिन क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध होता है तो वहां आबादी ज्यादा निवास करती है। क्यों निवास करती है? क्योंकि जल मानव की आवश्यकताओं की सबसे पहली मौलिक इकाई होती है। जल के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। तो मानव को जीने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। और मानव को अपने जीने के साथ साथ पशुओं का भी जीवन है, तो उनके लिए भी जल चाहिए। तो जल जहां उपलब्ध होता है आबादी वहां निवास करती है। इसीलिए शुरुआत की जितनी भी सभ्यताएं थी वो सारी की सारी किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई। अगला क्या है? भू आकृति। अब भू आकृति का क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि लोग पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी में कम है। पहाड़ी क्षेत्र मतलब जैसे हिमालय वाला एरिया है आपका, उत्तराखंड से जो ऊपर वाला हिमालय एरिया लगता है ना, हरिद्वार से ऊपर वाला, तो वहां आबादी कम निवास करती है। हिमाचल प्रदेश में आबादी कम निवास करती है। लद्दाख वाले रीजन में बहुत कम आबादी रहती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आबादी कम रहती है क्योंकि हिमालय है, पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं। तो यहाँ पर आबादी कम क्यों रहती है? इसके पीछे रीजन है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन कठिन है। वहां पर सड़कें नहीं बनाई जा सकती, वहां पर हर सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती, इसलिए उनका जीवन कठिन है। तो इसलिए वहां पर वही लोग रहते हैं जो पहले सदियों से रहते आ रहे थे, या उनके आज भी गांव बने हुए हैं। तो आबादी ज्यादातर कहां रहती है? मैदानी इलाकों में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी कम रहती है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी आबादी कम रहती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी नहीं मिल पाता, जीवन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है ना। इसके अलावा खेतीबाड़ी भी नहीं हो पाती मरुस्थल में, रेगिस्तान में। यही कारण है कि रेगिस्तान में भी आबादी कम रहती है और पहाड़ी क्षेत्रों में भी कम रहती है। लेकिन मैदानी भागों में आबादी ज्यादा निवास करती है जहां पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है, ठीक है। यही कारण है कि उत्तर गंगा का जो मैदान है, गंगा और यमुना का जो मैदान है, वो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं जलवायु। अब देखिए जरा जलवायु। अब लोगों को क्या ज्यादा ठंडे मौसम में रहना सही लगता है?
क्या कारण है कि रशिया के उत्तरी भाग में आबादी बहुत कम, ना के बराबर रहती है ना? क्या कारण है उत्तरी कनाडा में, जो नॉर्थ वाला है, वहां पर आबादी कम रहती है, ग्रीनलैंड में आबादी कम रहती है? क्योंकि वो ठंडा मौसम है ना? वो जलवायु क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है ना? बर्फ ज्यादा पड़ती है, ठंड ज्यादा पड़ती है, और ठंड में ना तो पेड़ पौधे जीवित रहते हैं, ना ही ज्यादा जानवर जीवित रहते हैं, तो मानव कैसे जीवित रह सकता है? यही कारण है कि मानव वहां पर कम निवास करता है, यानी आबादी कम निवास करती है। तो भू आकृति का क्या कह रही है, सॉरी, जलवायु क्या कह रही है? ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में आबादी कम निवास करती है, और ज्यादा गर्म क्षेत्रों में भी कम आबादी रहती है। यानी ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो वहां भी आबादी कम रहती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान अपना, जहां मरुस्थल वाला एरिया है, तो आबादी कम है। इसके अलावा अब आप जितने भी रेगिस्तान देखोगे, जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, वहां आबादी कम निवास करती है। लेकिन उन क्षेत्रों में आबादी ज्यादा रहती है जहां पर वर्षा भी होती है, सर्दी भी पड़ती है, और गर्मी का भी मौसम आता है। यानी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र वाले एरिया जितने भी हैं, वहां आबादी ज्यादा निवास करती है। यही कारण है कि भारत में जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला एरिया है, वहां आबादी ज्यादा निवास करती है। आया समझ में? इसी प्रकार से चाइना में भी, इसी प्रकार से अन्य सभी देशों पे ये डिपेंड करता है। अगला है मृदा, यानी मिट्टी। अब जिन क्षेत्रों में मिट्टी ज्यादा उपजाऊ पाई जाती है, वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, क्योंकि उपजाऊ मृदा के कारण फसल उत्पादन अच्छे से हो सकता है, और फसल उत्पादन हो सकता है तो इससे कृषि रोजगार मिलने लगते हैं और आबादी बढ़ने लगती है। असल में कृषि के कारण आबादी कैसे बढ़ती है, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है क्योंकि खेती बाड़ी में जब आज तो मान लो मशीनों से उत्पादन होने लगा है, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए 10 साल पहले, या अगर 20-30 साल पहले चले जाओ, तो ट्रैक्टर भी नहीं चलते थे, पता है? 30 साल पहले लोग हल चलाया करते थे, है ना? मेरे बाबा थे, वो भी हल चलाया करते थे, वो भी खेतीबाड़ी हल चला करके ही करते थे। तो ऐसे में परिवार बड़े होते थे। बड़े क्यों होते थे? क्योंकि अगर जितने ज्यादा बच्चे होंगे तो बड़े परिवार को संपत्ति समझा जाता था, कि बच्चे अगर ज्यादा होंगे तो यार कोई चलो खेतीबाड़ी संभाल लेगा, कोई पशुओं का काम संभाल लेगा, कोई मान लो घास वास ले आएगा पशु के लिए, घर को देखता रहेगा। और इसके पीछे और भी कई सारे रीजन थे, केवल ये नहीं था कि खेतीबाड़ी करेंगे, नहीं, इसके पीछे और भी रीजन था। क्योंकि उस समय लोग, शिशु मृत्यु दर ज्यादा थी भारत में, यानी बच्चे जन्म के समय मर जाते थे, कोई पोलियोग्रस्त हो जाता था, तो ये सारी समस्या ज्यादा थी, बीमारियां थी। तो उनसे निपटने के लिए कई सारे लोग फिर कहते थे कि अगर 1-2 बच्चे हुए तो भाई वंश कैसे आगे बढ़ेगा, तो वंश बढ़ाने के चक्कर में भी 5 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे कर लेते थे। तो इस तरीके से बड़े परिवार को संपत्ति समझा जाता था। तो अब मृदाएं भी आपको समझ में आ गया। तो जहां मृदा उपजाऊ पाई जाती है तो वहां आबादी ज्यादा निवास करती है, जैसे आपका गंगा का जलोढ़ मैदान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक क्या हैं? आर्थिक कारक पे बाद में बात करते हैं, पहले बात करेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। यानी लोग अपने समाज में या अपनी संस्कृति के हिसाब से भी निवास करते हैं। जैसे सबसे बड़ा है धर्म। क्या है? धर्म। अब आप जितने भी धर्म के आधार पर देख लो, अगर कहीं पर मंदिर बनाए तो उसके आसपास हिंदू आबादी ज्यादा निवास करेगी। खासतौर पे वाराणसी देख लो, अयोध्या देख लो, और इसके अलावा हरिद्वार देख लो, हिंदू आबादी है। उज्जैन देख लो, महाकालेश्वर, आसपास हिंदू आबादी। इसके अलावा अब जहां मस्जिदें पाई जाती हैं, अजमेर शरीफ दरगाह है, वहां पर ज्यादातर मुस्लिम आबादी है ना। और अपने दिल्ली में भी देख लो, दिल्ली में जहां पर जामा मस्जिद वाला एरिया है, पूरी मुस्लिम आबादी रहती है, रहती नहीं रहती है? इसी तरीके से मुस्लिम आबादी वही रहेगी जहां मस्जिद आसपास ज्यादा है। इसके अलावा गुरुद्वारे के आसपास सिख धर्म के लोग ज्यादा रहते होंगे, ठीक है। चर्च के आसपास ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। आया समझ में? तो सभी लोग अपने धर्म के पवित्र स्थानों के आधार पर भी निवास करते हैं। जहां पर उनके पवित्र स्थल होते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो, वो अपने उन्हीं पवित्र स्थानों के आसपास निवास करते हैं। ठीक, आगे क्या है? अगला राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक क्या है? अब जिन क्षेत्रों में या जिन देशों में राजनीतिक स्थायित्व पाया जाता है, मतलब जहां पर सरकारों का तख्ता पलट नहीं होता, जो सरकार है, जो शासन करने वाली व्यवस्था है, जो सरकार है, उनका तख्ता पलट नहीं होता है, समय समय पर पूरा कार्यकाल चलता रहता है, भ्रष्टाचार कम होता है और शांति बनी रहती है, तो वहां पर आबादी ज्यादा निवास करती है। लेकिन जहां आए दिन तख्ता पलट की खबरें आती रहती हैं, सरकार के भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती हैं, प्रोटेस्ट होते रहते हैं, तो वहां आबादी कम निवास करती है, क्योंकि जनता सरकार के कुरीतियों से, जो गलत नीतियां बना रही है, सरकार के अत्याचार से पीड़ित हो जाती है, तो वहां से वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि कई सारे देश अब यूरोप की तरफ जाने लगे हैं,
है ना। अब एक नई समस्या बन गई, नहीं बन गई, पलायन की समस्या, शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी कौन होते हैं? जो अपने देश को किसी कारण से छोड़ के वहां चले गए, दूसरे देश में चले गए। क्यों चले गए? युद्ध हो गया इस वजह से, अकाल पड़ गया इस वजह से, महामारी फैल गई इस वजह से। क्या करते? जान बचानी थी, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चले गए। समझ में आया? इसीलिए शरणार्थियों की समस्या नई समस्या बन चुकी है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है, अपने देश की नहीं है। अगला क्या है? आर्थिक कारक पे बात कर लेते हैं। आर्थिक कारक क्या होते हैं? तो वे सभी कारक जो मानव को अपने आर्थिक जीवन के लिए जरूरी है ना। क्या क्या जरूरी है? सबसे पहली बात तो जरूरी है कि आपके पास खनिज संसाधन हो। अब जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधन पाए जाते हैं ना, जैसे लोहा, कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, वहां आबादी ज्यादा निवास करती है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिल जाता है ना खनिजों को निकालने के लिए। भाई कोयला खदान है तो कोयला निकालने के लिए रोजगार चाहिए, तो वहां के लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा जिनके पास लोहा, जहाँ लोहा निकल रहा है जिस क्षेत्र में, वहां पर लोहे की खदान है, तो वहां लोग काम करने के लिए चाहिए, खोदने के लिए चाहिए, नहीं चाहिए। तो इसलिए जहां खनिज संसाधन पाए जाते हैं वहां भी आबादी ज्यादा निवास करती है, और जहां खनिज संसाधन कम पाए जाते हैं वहां आबादी कम होगी। ठीक है, इतना तो पता ही है। जैसे अपना एक राजस्थान का एक एरिया है जो अलवर वाला है, अलवर, झुंझुनू, ठीक है। तो यहाँ पर तांबे की खदानें हैं, है ना, तांबा निकलता है यहाँ, तो तांबा खोद के निकाला जाता है, आबादी है। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी वाले एरिया में नहीं निकलता, तो वहां पर आबादी कम है। उसी तरीके से देखा जाए, अपना एक जगह है झारखंड में, है ना, बोकारो इस्पात संयंत्र लगा हुआ है, लोहे पिघलाने का इस्पात संयंत्र, ठीक है। तो वहां पर जहां पर भी झारखंड में लोहा निकलता है या फिर कोयला निकलता है, वहां पर भी इस तरीके से आबादी निवास करती है। रानीगंज, है ना, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में, वहां पर आबादी ज्यादा निवास करती है। उड़ीसा में कोरापुट, बॉक्साइट की खान है, आबादी ज्यादा निवास करती है। क्यों? क्योंकि वो उसके आसपास के लोगों को रोजगार मिल जाता है, वो अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, काम तो मिल ही रहा है, तो पैसे के लिए वो चले जाते हैं काम करने। आगे नगरीकरण। अब नगरों में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, शिक्षा सुविधाएं मिलती हैं, आवास की सुविधा मिलती है, सुरक्षा भी मिलती है, इवन परिवहन एवं संचार की सुविधा होती है। जब ये सारी सुविधाएं होती हैं तो लोग वहां आबादी ज्यादा निवास करेगी, नहीं करेगी? यही कारण है कि नगरों में आप भी रहने आए हो। क्यों रहने आए हो? आप भी तो एमपी के रहने वाले हो, आप भी तो यूपी के रहने वाले हो, अलग अलग जगह के रहने वाले हो, लेकिन दिल्ली में ही क्यों आए? क्योंकि दिल्ली ने आपको शिक्षा भी दी, आपके बच्चों को, आपको इसके अलावा और क्या दिया? सबसे बड़ी बात, रोजगार दिया, है ना, सोर्स ऑफ इनकम दिया। मिला नहीं मिला? भाई सब लोग नौकरी करने ही आए थे, है ना, काम करने ही आए थे, क्योंकि पैसा कमाना था। फिर फैमिली को भी बुला लिया क्योंकि शिक्षा मिल रही थी, स्वास्थ्य मिल रहा था। अब गांव से रोजगार के लिए नहीं, केवल स्वास्थ्य के लिए भी तो आते हैं। कोई बीमार हो जाए, चलो यार गांव से यहाँ भेज दो, है ना, फोन कर देते हैं घर पे, है ना। सुना है कभी कि यार हाँ जी, अरे यार ग्वालियर में यार इस वाले हॉस्पिटल में ज्यादा पैसा लग रहा है यार, एक काम कर भाई दिल्ली आ जा, तू दिल्ली में इलाज करा देंगे तेरा। समझ में? बुला लेते नहीं बुला लेते हैं? क्यों बुला लेते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो वहां पे फैसिलिटी अच्छी है स्वास्थ्य सुविधाओं की, और सरकारी हॉस्पिटल भी अच्छे खासे हैं, ठीक है ना, यही कारण है। आगे बात करते हैं अब औद्योगिकरण। अब जिन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित ज्यादा किए जाते हैं, यानी जहां पर उद्योग ज्यादा लगाए जाते हैं ना, वहां आबादी ज्यादा निवास करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उद्योग भी तो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? जैसे दिल्ली में उद्योग धंधे हैं तभी तो लोग रहते हैं, है ना। इसी तरीके से मोदी नगर उत्तर प्रदेश में, जहां उद्योग धंधे, इंडस्ट्रियल एरिया पूरा, तो वहां आबादी ज्यादा निवास करती है। इसी तरीके से गुजरात में भी कौन सा शहर? सूरत, डायमंड सिटी कहा जाता है, तो वहां ज्यादातर हीरे का काम होता है ना, डायमंड का, तो लोग वहां जाके काम करते हैं। अहमदाबाद में वहां जाके काम करते हैं। इसके अलावा अब एक और बन रहा है ढोलेरा शहर, है ना, इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, तो वो क्या है? वो भी एक नया इंडस्ट्रियल हब होगा। नोएडा में लोग क्यों ज्यादा निवास करने लगे अब आकर के? क्योंकि नोएडा अब नई नई कंपनियों का हब बन गया है ना, टेक्नोलॉजी पार्क बन गया है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का, है ना। मोबाइल की फैक्ट्री कहाँ लगी है? नोएडा में लगी है ना। कई सारी कार की सर्विस स्टेशन कहाँ है? नोएडा में है। तो अब वहां लोग रहेंगे। यही कारण कि नोएडा आकर्षित कर रहा है, नौकरियां दे रहा है, गुड़गांव नौकरियां दे रहा है लोगों के लिए, इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है, तो लोग वहां जाके रहने लग जाते हैं। यही कारण है जहां पर भी उद्योग धंधे ज्यादा स्थापित किए जाते हैं वहां आबादी कम ज्यादा निवास करती है, क्योंकि रोजगार मिल जाता है ना इजीली, इसलिए। अब है परिवहन एवं संचार। अब जिन क्षेत्रों में परिवहन, या जिस देश में भी, जहां कहीं पर भी, अब भारत का देख लीजिए, भारत के उत्तर प्रदेश में अगर परिवहन संचार की व्यवस्था अच्छी ना हो तो क्या आबादी रहेगी? दिल्ली में पता आपको हर 1 मिनट में बस मिल जाती है,
बस स्टॉप पर खड़े हुए लगातार बस आती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली में आबादी ज़्यादा है, उसे चलना है, वो रुकना नहीं है। और एक जगह अगर 10 मिनट तक बस भी ना आए ना तो लगभग 50-60 लोग तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, मेट्रो में देखोगे पूरी भरी पड़ी रहती है ना। दिल्ली में मेट्रो चल रही है, भरी हुई है, बसें चल रही हैं, भरी हुई है, पर्सनल व्हीकल से चल रहे हैं, वो भी भरे हुए हैं। समझ में आना, सड़कों पर जाम लगे हुए हैं। वो तो शुक्र करो कि रेड लाइट है। अगर रेड लाइट्स का उपयोग ना किया जाता तो ना जाने कितने एक्सीडेंट होते। और आज भी रेड लाइट को क्रॉस करके निकल जाते, चालान कट जाता है उनका, है ना। तो परिवहन और संचार की जिन क्षेत्रों में व्यवस्था बेहतर होती है, संचार मतलब आपके जो मोबाइल फोन, इंटरनेट, इन सभी की सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, आपकी संचार की कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो वहां आबादी ज्यादा निवास करने लग जाती है। क्योंकि आने जाने के लिए लोगों को क्या चाहिए? परिवहन, और बात करने के लिए कनेक्टिविटी, इंटरनेट वगैरह की। तो इससे क्या सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो लोग वहां पर निवास करने लग जाते हैं। इसीलिए जिन क्षेत्रों में जहां पर ये सुविधाएं नहीं होती परिवहन और संचार की, वहां आबादी भी कम निवास करती है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ। मैं बुंदेलखंड गया था, तो बुंदेलखंड जाते समय बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से गए, तो भाई उस एक्सप्रेस वे पे जाते समय दिन के समय वाहन भी बहुत कम थे। यानी यहां से जब निकले थे दिल्ली से, तो नोएडा एक्सप्रेस वे से होते हुए गए। और नोएडा एक्सप्रेस वे उससे होते हुए वो क्या नाम है ये, हाँ, यहां से निकल करके हम गए थे सारे इटावा वगैरह होते हुए पूरा, है ना। तो वो पूरा रूट सीधा आ जाता है। फिर वहीं वो ये यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ा हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से, तो उस पर से उतर के उस पर एंट्री होती है। तो जैसी एंट्री हुई उस पर भीड़ कम थी। दूसरी बात, आने जाने वाले वाहन भी नहीं मिल रहे थे इतने ज्यादा, है ना। मुश्किल से 2-4 वाहन दिख रहे थे, वो भी दूर दूर तक। यानी इसका मतलब ये था कि वहां पर लोग कम आते जाते हैं, कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर वहां पर परिवहन संचार अच्छा है तो वहां पर इंडस्ट्रियल हब नहीं है। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल हब नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल हब होता तो क्या वहां पर वाहन चलते नहीं चलते? आया समझ में? दिल्ली इंडस्ट्रियल हब है। अब दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है कानपुर, दिल्ली से ही कनेक्ट हो रहा है लखनऊ आगे जाकर के, है ना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कहते नहीं कहते उसको? क्यों कहते हैं? कि लखनऊ आगरा दिल्ली पूरा कनेक्ट है नोएडा से होते हुए। समझ में आया? तो जो भी सामान जाएगा यहीं से जाएगा, तो जाएगा, पूरा मार्केट है बहुत।